हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो चलिए प्रकाश में ही हम अभी यानी कि प्रकाश चैप्टर को ही लेकर चलते हैं, यानी कि वही चैप्टर अभी भी चल रहा है। तो चलिए प्रकाश में ही नेक्स्ट पॉइंट पर बात करते हैं। तो पहला पॉइंट आज का कौन सा है? तो ध्यान दीजिए, पहला पॉइंट जो है, किसी माध्यम का अपवर्तनांक भिन्न भिन्न रंग के प्रकाश के लिए भिन्न भिन्न होता है। यानी कि किसी माध्यम का जो अपवर्तनांक होता है अलग कलर के लिए अलग अलग होता है। वही कह रहा है किसी माध्यम का जो अपवर्तनांक भिन्न भिन्न रंग के प्रकाश के लिए भिन्न भिन्न होता है। यानी कि लाल रंग का अपवर्तनांक अलग होगा, हरा का अलग होगा, पीला का अलग होगा, बैंगनी का अलग होगा। तो बस उसके बाद चलते हैं, तरंगदैर्घ्य बढ़ने के साथ अपवर्तनांक का मान कम हो जाता है। यानी कि वेवलेंथ, यानी कि वेवलेंथ को यदि हम बढ़ाते हैं तो अपवर्तनांक क्या होता है? कम हो जाता है। जस्ट उल्टा होता है, यानी कि तरंगदैर्घ्य को हम बढ़ाते हैं तो मेरा अपवर्तनांक घट जाता है। तो यह लाल रंग का अपवर्तनांक सबसे कम तथा बैंगनी रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। यानी कि यही चीज हो रहा था किसमें? ध्वनि में, सॉरी उसमें, यानी कि किसका था? तो लाल रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता था और बैंगनी का प्रकीर्णन सबसे ज्यादा होता था। ध्वनि, सॉरी। फिर चलते हैं, यहाँ भी वही बात है, लाल रंग का अपवर्तनांक सबसे कम होता है और लाल रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन भी सबसे कम होता है। उसी तरह से बैंगनी रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। सेम उसी तरह से बैंगनी रंग का यानी कि प्रकाश के प्रकीर्णन क्या होता है? अधिक होता है। यानी कि पूछ सकता सबसे अधिक अपवर्तनांक तो बैंगनी रंग का, सबसे कम अपवर्तनांक तो लाल रंग का। तरंगदैर्घ्य बढ़ाने पर अपवर्तनांक क्या होती है? कम हो जाती है। और फिर है अलग अलग कलर के प्रकाश के लिए अपवर्तनांक अलग अलग होता है। फिर चलते हैं दूसरा पॉइंट में। देखिए, एक ही पॉइंट में 3 क्वेश्चन बना है। एक ही पॉइंट में 3 क्वेश्चन, अलग अलग कलर के प्रकाश के लिए अलग अलग अपवर्तनांक होता है। तरंगदैर्घ्य बढ़ाने पर अपवर्तनांक कम होता है और लाल रंग का अपवर्तनांक सबसे कम और बैंगनी रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। फिर चलिए, किसी माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या है? किसी माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल तथा उस माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात के बराबर होता है। क्या है? किसी माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक निर्वात में प्रकाश की चाल तथा उस माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात के बराबर होता है। यानी कि कह सकते हैं निरपेक्ष अपवर्तनांक बराबर क्या होता है? निरपेक्ष अपवर्तनांक बराबर होता है निर्वात में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल। अगर इस पर क्वेश्चंस आ जाए कि निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होगा, अगर यानी कि निर्वात में प्रकाश की चाल का मान दिया रहे और माध्यम में हमें प्रकाश की चाल का मान दिया रहे तो हम निरपेक्ष अपवर्तनांक निकाल सकते हैं। तो ध्यान रखना, निरपेक्ष अपवर्तनांक बराबर होता है निर्वात में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल। फिर चलिए आगे बात करते हैं प्रकाश के अपवर्तन के कारण घटने वाली घटनाएं। यानी कि प्रकाश के अपवर्तन के कारण कौन कौन सी घटना घटती है? ध्यान देना है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण कौन कौन सी घटना घटती है। तो आइए बात करते हैं 4 घटना है। प्रकाश के अपवर्तन के कारण 4 घटना है। तो पहली घटना पर बात करते हैं, द्रव में अंशतः डूबी हुई सीधी छड़ टेढ़ी दिखाई पड़ती है। यानी कि पानी में क्या है? द्रव में, यानी कि पानी में, लिक्विड में कोई भी यदि सीधा छड़ को हम ऐसे डालते हैं तो वह टेढ़ी दिखाई हुई प्रतीत होती है। टेढ़ा होता नहीं, क्या प्रतीत सिर्फ होता, टेढ़ा दिखता है। तो किसके कारण? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही होता है। यानी कि छड़ जो हमारी टेढ़ी दिखाई पड़ती है, किसके कारण? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण। चलिए दूसरा घटना, तारे टिमटिमाते हुई दिखाई पड़ती है। यह भी किसके कारण होती है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही होती है। यानी कि तारा जो टिमटिमाता हुआ दिखाई पड़ता है वह भी कारण है प्रकाश का अपवर्तन। फिर चलते हैं तीसरा घटना। तीसरा कौन सा? पानी से भरे किसी बर्तन की तली में पड़ा हुआ सिक्का ऊपर उठा हुआ दिखाई पड़ता है। अगर मान लेते हैं कोई परात रहता है, यानी कि कोई बर्तन रहता है, उसमें अगर पानी भरा होता है और कोई सिक्का उसमें हम डाल देते हैं तो सामान्यतः वह सिक्का जो है उसके तल पर ही बैठा रहेगा। लेकिन जो हम देखेंगे तो वह क्या होता है, दिखाई क्या प्रतीत होता है? वह थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ दिखाई प्रतीत होता है। तो यह जो घटना है यह प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही होती है। फिर चलना चौथा घटना। चौथा क्या है? जल के अंदर पड़ी हुई मछली वास्तविक गहराई से कुछ ऊपर दिखाई पड़ता है। यानी कि मछली अगर तैर रही है पानी में
तो वह मछली वास्तविक जो गहराई, उसका मेन गहराई जो होता है, उसका मेन गहराई जो होता है उससे थोड़ा ऊपर दिखाई पड़ता है। गहराई सेम रहती है, जितनी गहराई है उतनी ही रहती है, लेकिन हमें जो दिखाई पड़ता है तो वो क्या होता है, वास्तविक गहराई से थोड़ा सा ऊपर दिखाई पड़ता है। यही जो घटना किसके कारण होती है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। ध्यान देना, प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही ये सब चार घटनाएं होती है। पहला क्या बोले कि द्रव में कोई वस्तु अगर, यानी कि द्रव में कोई सीधा छड़ को डुबाते हैं तो वह टेढ़ी दिखाई पड़ती है, वह कारण है प्रकाश का अपवर्तन। तारा भी टिमटिमाता है तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण। फिर तीसरा, पानी से भरे किसी बर्तन की तली में पड़ा हुआ सिक्का ऊपर उठा हुआ दिखाई पड़ता है तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण। चौथा है, जल के अंदर पड़ी हुई मछली वास्तविक गहराई से कुछ ऊपर दिखाई पड़ता है, यह भी है प्रकाश के अपवर्तन के कारण। फिर चलिए आइए बात करते हैं ये 4 पॉइंट, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 4 पॉइंट हम अलग से लेकर लाए हैं, ये 4 जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो चलिए बात करते हैं पहला। यदि 360 बटे थीटा यानी कि 360 बटा थीटा एक सम संख्या आए तो प्रतिबिंब की संख्या वस्तु की सभी स्थितियों के लिए n बराबर 360 बटे थीटा -1 होगी। ये क्या बन गया, फॉर्मूला बन गया, ये आपका फॉर्मूला बन गया। ध्यान देना, यदि 360 बटे थीटा एक सम संख्या आए, यानी कि थीटा का मान हम कुछ लेंगे, 360 बटा थीटा के जगह कुछ मान लेंगे कुछ भी, आगे चलने के बाद आपको पता चलेगा, कुछ भी मान लेंगे थीटा के जगह, यानी कि कुछ भी कौन रहेगा, वो क्या आएगा, एक सम संख्या आए तो प्रतिबिंब की संख्या वस्तु की सभी स्थितियों के लिए क्या होगी, n बराबर 360 बटे थीटा -1 होगी। जैसे थीटा की जगह क्या लिए, 90 डिग्री, थीटा की जगह क्या लिए हैं, जैसे 90 डिग्री पर झुके दो समतल दर्पणों के बीच, तो कैसे होगा, यानी कि 360 -1, ये फॉर्मूला है, n बराबर फॉर्मूला क्या है, 360 बटे थीटा -1, तो यानी कि थीटा की जगह लिए 360 बटे 90 -1, यानी कि कटा देंगे 0 0 9 चौका 36, यानी कि 4 - 1 बराबर 3, यानी कि क्या बनेगा, 3 प्रतिबिंब बनेंगे। क्या है, 3 प्रतिबिंब बनेंगे। पहला कंडीशन ध्यान देना, 360 बटे अगर थीटा एक सम संख्या आए, यानी कि कटाने के बाद क्या है, एक सम संख्या आए। देखिए यहाँ सम संख्या आया, क्या आया, सम संख्या है। कटाने के बाद 360 बटे थीटा बराबर क्या है, सम संख्या है। थीटा की जगह हम लिए 90 डिग्री, तो मेरा आया सम संख्या। तो वही बोला, सम संख्या आए तो प्रतिबिंब की संख्या वस्तु की सभी स्थितियों के लिए क्या होगा, n बराबर 360 बटे थीटा -1 होगी। ये फॉर्मूला बना। इसी फॉर्मूला पर अब हम बैठाएंगे 90 डिग्री का मान। जब 90 डिग्री का मान बैठाएंगे तो करके क्या हो जाता है, 4 - 1 यानी कि 3, यानी कि 3 प्रतिबिंब बनता है। ये हुआ पहला कंडीशन। ये क्या हुआ, पहला कंडीशन। अब चलते हैं दूसरे कंडीशन पर। दूसरा कंडीशन क्या कहता है, यदि 360 बटे थीटा एक विषम संख्या हो। पहला कंडीशन था सम संख्या हो, तो बना उसमें 3 प्रतिबिंब। कैसे बना, 90 डिग्री लेने के बाद, यानी कि थीटा की जगह 90 डिग्री लेने के बाद हमारा बना वो 3 प्रतिबिंब। अब क्या बोल रहा है, एक विषम संख्या हो तो प्रतिबिंब की संख्या n बराबर क्या हो जाती है, 360 बटे थीटा होगी। डायरेक्ट ये फॉर्मूला बन जाता है, इसमें कोई माइनस वगैरह करने की जरूरत नहीं है। 360 बटे थीटा एक विषम संख्या है तो n बराबर क्या बन जाता है, 360 बटे थीटा। अगर एक सम संख्या है तो n बराबर होगा 360 बटे थीटा -1। अब चलते हैं, अगर विषम आ गया तो 360 बटे थीटा होगी यदि वस्तु दोनों दर्पणों के बीच के कोण द्विभाजक पर नहीं हो, द्विभाजक पर नहीं हो। जैसे क्या लिया, 40 डिग्री, यानी कि थीटा का मान हम यहाँ लिए हैं 40 डिग्री, वहां था थीटा का मान 90 डिग्री, यहाँ क्या लिए हैं 40 डिग्री। 40 डिग्री कोण पर झुके दो समतल दर्पणों के बीच, तो क्या हो जाएगा 360 बटे थीटा, तो कट के क्या हो जाता है 0 0 कैंसिल, 4 हम चले, यानी कि 9 प्रतिबिंब बनेगा। और 9 जो ये है विषम संख्या है। ये मेरा क्या है, विषम संख्या। देखिए कटाने के बाद क्या आ रहा है, विषम संख्या आ रहा है। तो इसमें क्या कितने प्रतिबिंब बनेंगे, तो 9 प्रतिबिंब बनेगा। इसमें देखिए 360 बटे थीटा का मान 4 आ रहा था, जो कि एक सम संख्या था, यानी कि रूल के अनुसार ये सही था। रूल क्या कह रहा था, एक सम संख्या है। तो देखिए 4 क्या है, सम संख्या, ये सम संख्या आया। अब यहाँ ध्यान देना, एक बोला विषम संख्या, तो 9 क्या है, 9 एक विषम संख्या, रूल के अनुसार सही हो रहा है।
यानी कि 9 एक विषम संख्या है, तो कितने प्रतिबिंब बनेंगे? तो 9 प्रतिबिंब बनेंगे। यानी कि 360/थीटा एक विषम संख्या है, तो कितने प्रतिबिंब बनेंगे? तो 9 प्रतिबिंब बनेंगे। फिर चलते हैं तीसरा कंडीशन। तीसरा कंडीशन क्या है? यदि 360/थीटा एक विषम संख्या हो, फिर से वही बात है, 360/थीटा एक विषम संख्या हो, वह वस्तु दोनों दर्पणों के बीच के कोण के समद्विभाजक पर रखी हो। पहला कंडीशन क्या था? दोनों, यदि वस्तु दोनों दर्पणों के बीच के कोण समद्विभाजक पर नहीं हो, लेकिन यहाँ रख रहा है, यहाँ क्या कह रहा है? वस्तु दोनों दर्पणों के बीच के कोण के समद्विभाजक पर रखी हो, तो प्रतिबिंबों की संख्या n बराबर क्या होती है? 360/थीटा माइनस 1। यानी कि ये भी फॉर्मूला 360/थीटा माइनस 1 होगी। तो जैसे 40 डिग्री कोण पर झुके दो समतल दर्पणों के बीच 20 डिग्री पर कोई वस्तु रखी है, तो प्रतिबिंब की संख्या कितनी होगी? 360 यानी कि 40। तो क्या हो जाएगा? 0 0 खत्म, 4 9 36। यानी कि यहाँ भी देखिए 360/थीटा बराबर 4 है, एक विषम संख्या आ रहा। 360/थीटा का मान जो है, यानी कि लिए थीटा की जगह 40 डिग्री, तो यहाँ क्या आ रहा? एक विषम संख्या आ रहा है। लेकिन फॉर्मूला क्या कहता है? n बराबर 360/थीटा माइनस 1। तो 360/थीटा माइनस 1 करेंगे तो आएगा 8। यानी कि यहाँ कितने प्रतिबिंब बनेगी? तो 8 प्रतिबिंब बनेंगे। फिर चलते हैं चौथा अंतिम कंडीशन। चौथा अंतिम कंडीशन क्या है? तो चौथा, यदि 360/थीटा एक भिन्न संख्या हो, क्या हो? एक भिन्न संख्या हो, तो प्रतिबिंब की संख्या उसके पूर्णांक के बराबर होगी। यदि 360/थीटा एक भिन्न संख्या हो, क्या हो? एक भिन्न संख्या हो। भिन्न संख्या का मतलब है 3/4, 5/6, 7/8 ऐसी संख्या हो, तो प्रतिबिंब की संख्या उसके पूर्णांक के बराबर होगी। उसकी संख्या क्या होगी? पूर्णांक के बराबर होगी। प्रतिबिंबों की संख्या पूर्णांक के बराबर होगी। चलिए अंतिम चीज आज का जो बचा है, कुछ हम माध्यम और कुछ प्रकाश की चाल लेकर आए हैं, और इम्पोर्टेंट चीज है। तो कुछ माध्यम है और कुछ प्रकाश की चाल, यानी कि किस माध्यम में प्रकाश की चाल कितनी होती है, ये चीज हम बता रहे थे कि कॉलम बना के हम एक एक करके लेकर आएंगे। तो आज हम लाए हैं। तो सबसे पहला माध्यम क्या है? निर्वात। पहला माध्यम क्या है? निर्वात है। पहला माध्यम है निर्वात। तो ये चीज हम पहले भी बता चुके थे, ये बहुत ही इजी क्या कह सकते हैं, मतलब सबको ये खासकर पता रहता है। तो निर्वात में प्रकाश की चाल जो होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। यानी कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। और दूसरा है कांच। कांच में है 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। और है तीसरा तारपीन तेल, यह है 2.04 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। उसके बाद है जल, यानी कि पानी में प्रकाश की चाल कितनी है? 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। फिर है रॉक साल्ट। रॉक साल्ट में जो प्रकाश की चाल है 1.96 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। और अंतिम जो है नायलॉन। नायलॉन है 1.96 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। यानी कि रॉक साल्ट और नायलॉन में प्रकाश की चाल क्या होती है? समान होती है। अगर पूछ दे कौन सा ऐसा माध्यम है जिसमें प्रकाश की चाल समान होती है, तो रॉक साल्ट और नायलॉन, दोनों में प्रकाश की चाल क्या होती है? 1.96 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। अगर पूछ दे सबसे अधिक प्रकाश की चाल किस माध्यम में होती है, तो वह है निर्वात। तो निर्वात में सबसे अधिक प्रकाश की चाल होती है, और वह 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तो चलिए, ये हम बोले थे कि पिछले क्लास में कि वो फोकस वाला जो बनता है वो चीज हम बताएंगे, लेकिन हमको लगा ये चीज छूट गया था, तो ये चीज पहले लेकर आए। तो अगले क्लास में मेरा वही रहेगा, फोकस वाला ही जो भी है। तो फिर मिलेंगे अगले क्लास में। थैंक यू।